हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे अकाउंटिंग में ये अकाउंटिंग टर्म क्या होते हैं, इनका यूज कब होता है, ये अकाउंटिंग टर्म कहलाते क्या हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे। अब देखिए, पहला हमारा हेडिंग यही कह रहा है कि अकाउंटिंग टर्म टर्म का मतलब क्या होता है, कंडीशन। कि जब हम कहीं बिजनेस करने जाएं तो जो भी उसमें चीजें इस्तेमाल की जाएंगी उनको क्या कहते हैं और किनका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, तो वही हम लोग जानेंगे। तो पहले देखिए, सबसे पहले नंबर पे क्या दिया है, अकाउंट। पहले क्या दिया है, अकाउंट। अब कह रहा है अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस या इनकम पर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कि आप कहीं भी जाएंगे ना, किसी भी बिजनेस में अगर जो कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका सारा प्रभाव पार्टिकुलर किसी एक पे ही पड़ेगा। जैसे सबसे पहले दिया है क्या, एसेट्स। पहले क्या दिया है, एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या कि जो आपके बिजनेस को चलने में मदद करता है, वो आपका क्या है, एसेट्स। और लाइबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, कर्ज। और एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च, कि आपने कितना खर्च किया। और इनकम का मतलब होता है आय, कि आपने टोटल कितना कमाया। आ रहा समझे ना। यानी कि ये पार्टिकुलर किसी एक पे ही प्रभाव दिखाई देगा, चाहे आपका एसेट्स पे दिखाई दे, चाहे लाइबिलिटीज पे दिखाई दे, चाहे एक्सपेंस में दिखाई दे, या आपका किस पे दिखाई दे, इनकम पे दिखाई दे। अब इन सबका पार्टिकुलर किसी एक पे ही प्रभाव दिखाई देगा, क्या, या तो कैश का या तो बैंक का। अगर जो आपका लॉस होगा तो बैंक कैश में क्या होगा, पैसा नहीं रहेगा, या बैंक में पैसा नहीं रहेगा। या अगर जो प्रॉफिट होगा तो आपका कैश में पैसा रहेगा या बैंक में पैसा रहेगा। ये कंडीशन किसी पार्टिकुलर एक पे ही फॉलो करेगा, वही आपका क्या कहलाता है, अकाउंट। और इस अकाउंट के बाद फिर कह रहा है क्या, बिजनेस। तो आप लोग बहुत नाम सुन रहे हैं बिजनेस, लेकिन बिजनेस आखिर कहते किसे। कहीं ये पूछा जाए कि ये बताइए बिजनेस कहते किसे, हम ये जवाब दे सकते हैं इसमें कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य बिजनेस या व्यापार कहलाता है। कि हमको ये उद्देश्य है कि हमको क्या करना है, ये मार्कर पेन खरीदना है और फिर इसको क्या करना है, बेचना है। और इसके जरिए हमको 2 रुपया क्या करना है, कमाना है। तो वो हमारा क्या है, बिजनेस। कोई भी काम हो जो लाभ कमाने की वजह से किया जाएगा ना, वो हमारा क्या है, बिजनेस। फिर आगे कह रहा क्या है, बिजनेस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहले दे रहा ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, जो हमने कल आपको 2 बताया था। एक और होता है क्या, सर्विस। तो पहले हमने आपको बताया था क्या, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है कि मार्कर पेन हम खरीदे और इस पे कुछ मुनासिब रख के इसको क्या कर दिए, बेच दिए। ये हमारा क्या है, ट्रेडिंग। जैसे किराना स्टोर हो जाएगा, बुक स्टोर हो जाएगा, ये सब किस में आएंगे लोग, ट्रेडिंग। कि सामान खरीदते हैं लोग और उसको फिर क्या कर देते हैं लोग, बेच देते हैं। और उसके क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या कि अलग अलग रॉ मटेरियल्स को खरीदा जाए और उसको एक कोई शुद्ध प्रोडक्ट बना करके और क्या कर दिया जाए, बेच दिया जाए। तो ऐसे बिजनेस क्या कहलाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे हम ये कहें कि नहीं, हमको एक अच्छा सा कोई फोन बनाना है, हम कुछ चाइना से कुछ उसके प्रोडक्ट खरीदे, कुछ अमेरिका से खरीदे, कुछ जापान से खरीदे। और खरीदने के बाद हमने क्या किया, अपने कंट्री में ला करके उसको मैन्युफैक्चरिंग करके एक नया कोई अच्छा सा ब्रांड फोन बनाया। और उस फोन को हमने क्या किया, अपने मार्केट में सेल कर दिया। तो वो हमारा बिजनेस क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। और फिर कह रहा है सर्विस। सर्विस क्या है, तो जो हम चार्ज देते हैं और उस चार्ज के बदले हमको कुछ सेवा प्रदान होता है। चार्ज के बदले क्या मिलता हो, सेवा। जैसे आप लोग फोन का रिचार्ज कराते हैं ना, वो आपका क्या, एक सर्विस पैक है। क्या है, सर्विस पैक। क्योंकि आपको पहले क्या कर देना होता है, सारा पेमेंट कर देना होता है। और वो पेमेंट करने के बाद से तो आप उस सर्विस का लाभ उठा पाते हैं ना। और जब आप पेमेंट नहीं करेंगे आप उस सर्विस का लाभ उठा पाएंगे। तो वही आपका क्या कहलाता है, सर्विस। यानी कि बिजनेस कह रहा है कि बिजनेस कहते हैं किसे, तो बिजनेस हम उसे कहते हैं कि जो लाभ कमाने की वजह से किया गया। और बिजनेस को 3 भागों में बांटा गया, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद से सर्विस। तो ट्रेडिंग क्या है, जो एक सामान को खरीद के उसको बेच दे, वो क्या है, ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जो अलग अलग सामान को खरीदे और एक बना करके उसको फिर क्या कर दे, बेच दे, वो आपका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। और सर्विस क्या है, जो आप चार्ज दें और उसके बदले आपको कुछ सेवा मिले, वो आपका क्या है, सर्विस। और फिर तीसरा कह रहा है प्रोप्राइटर। आप लोग प्रोप्राइटर सुने होंगे ना, कि कोई भी बिजनेस होता है सबसे पहले ऊपर लिखा होता है प्रोप्राइटर ने, कि उस बिजनेस के मालिक कौन है।
तो क्या मालिक किसी को भी कह सकते हैं? नहीं। किसको कहेंगे? तो कह रहा है जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है। अगर कोई व्यापार है और उसमें अपना कोई पूंजी लगा रहा, कोई पैसा लगा रहा अपना, तो वही उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? प्रोप्राइटर। यानी कि जोखिम तो वही उठा रहा है ना, चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, नुकसान तो उसी का जाएगा। फिर आगे कह रहा है व्यापार में होने वाले लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार होता है वह बिजनेस का प्रोप्राइटर। जैसे हम एक बिजनेस स्टार्ट कर दिए, हम उस बिजनेस में नहीं जाते, हम किसी को नहीं, आप मालिक के जैसे बैठे काम करिए और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हमको बताइए। तो हमने तो उसको सैलरी पे रखा ना, भले ही उस बिजनेस का फिलहाल में मालिक बना हुआ है, लेकिन प्रोप्राइटर कौन कहलाएगा? जो पैसा लगाया रहे, पैसा हम लगाए, उस प्रॉफिट हो या लॉस उसको तो अपनी सैलरी से मतलब आ रहा है, समझे ना? लेकिन प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसका जिम्मेदारी किसको होगा? जो बिजनेस में पैसा लगाया रहेगा। तो वही कह रहा है कि प्रोप्राइटर किसे कहते हैं? तो एक बिजनेस में जो कोई पैसा लगाता है और उसमें चाहे लाभ हो और चाहे हानि हो, उसका जिम्मेदार वो खुद होता है, वही उस बिजनेस का क्या होता है? प्रोप्राइटर। और प्रोप्राइटर के पास कह रहा है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है समय अवधि। यदि आप जाते हैं अकाउंटिंग में ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, उसका समय अवधि क्या होता है? एक तो हमने आपको बताया था 1 ईयर स्टार्ट होता है कब से? 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च। इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया। क्या क्या? पहला कह रहा है इसमें कि एक रेगुलर पीरियड यानी कि समय अवधि जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, जिसके लिए कोई भी स्टेटमेंट तैयार करेंगे ना, वही आपका क्या कहलाएगा? समय अवधि कहलाएगा। आपने 1 महीने के लिए निकाला तो वो 1 महीना आपके लिए क्या है? समय अवधि। आ रहा है समझ में ना? आपने 2 महीना निकाला तो 2 महीना आपके लिए क्या है? समय अवधि। आपने 3 महीने के लिए निकाला, 3 महीना का स्टेटमेंट आपका क्या है? समय अवधि। फिर आगे कह रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड 1 मंथ का भी हो सकता है, 1 क्वार्टर का भी हो सकता है, या 1 साल का भी हो सकता है। तो क्वार्टर का मतलब समझ सकते हो ना? क्या हुआ क्वार्टर का मतलब? बताओ। बस ध्यान दीजिए, पहले ये समझिए ये अकाउंटिंग पीरियड क्या, ये समझ आ रहा है ना? कि जब आप कोई स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, एक समय अवधि के बीच में ही तैयार करेंगे ना, हम 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जानेंगे, वही हमारा एक स्टेटमेंट। और वही स्टेटमेंट निकालने की समय अवधि आपकी क्या कहलाएगी? अकाउंटिंग पीरियड कहलाएगी। अब ये अकाउंटिंग पीरियड 3 टाइप के होते हैं। तो पहला आपका होता है मंथ, यानी कि मंथली। तो आप समझ रहे हैं ना कि अगर जो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, यानी कि चौथा महीना होगा ना अप्रैल, आपको चौथे महीने में स्टेटमेंट तैयार करना हुआ, 5वें महीने में तैयार करना हुआ, फिर 6वें महीने में तैयार करना हुआ। ये आपका क्या है? मंथली। ये क्या है? मंथली। फिर क्वार्टरली क्या होता है? तो क्वार्टरली जो 3 महीने पे आपको एक बार स्टेटमेंट निकालना। कैसे? तो आप लोग देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिया एक सर्कल, और इस सर्कल को हमने क्या किया? 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिए? 4 भाग। 1 मिनट, ये थोड़ा सा नया पेज ले लिया, उससे समझिए। पहले हमने क्या किया? यहाँ पे एक सर्कल ले लिया और इस सर्कल को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 4 भागों। दो, और फिर यहाँ से क्या कर दिए? अब ये क्वार्टरली 3 मंथ का कैसे होगा? तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल से। तो ये आपका आ जाएगा अप्रैल, अप्रैल के पास क्या आएगा? मई, और मई के बाद से 3 महीने का एक क्वार्टर। फिर आगे आएंगे तो जून के पास क्या आएगा? जुलाई, अगस्त, फिर क्या आएगा? सितंबर। तो ये आपका कितना क्वार्टर हुआ? दूसरा क्वार्टर। कितना, कौन सा क्वार्टर हुआ? दूसरा। फिर आगे आएंगे तो सितंबर के पास क्या आएगा? अक्टूबर, नवंबर, और नवंबर के बाद से दिसंबर। फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? जनवरी, फरवरी, और यहाँ पे मार्च। दिख रहा है सबको ना? तो यहाँ पे देखिए आपका कितना क्वार्टर बन रहा है? पहला क्वार्टर। ये आपका क्या है? पहला क्वार्टर। और ये आपका क्या है? दूसरा। और ये आपका क्या है? तीसरा। और ये आपका क्या है? चौथा। जो आपको 3 महीने में एक बार पेमेंट करना हो, वही आपका क्या है? क्वार्टर। 3 महीने में एक बार आपको स्टेटमेंट निकाल करके चेक करना हो, अपना रिपोर्ट तैयार करना हो, वही आपका क्या है? क्वार्टर। दिख रहा है सबको ना? यानी कि हमने ऐसे स्टेटमेंट तैयार कर लिया। ये किसका? एक क्वार्टर का। क्वार्टर का स्टेटमेंट क्या है कि आपने ये कब? अप्रैल, मई, जून का एक बार
स्टेटमेंट निकालेंगे, जून, ये जुलाई, अगस्त और सितंबर का एक बार निकालेंगे, फिर निकालेंगे किसका, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, फिर कह रहा है किसका, जनवरी, फरवरी और मार्च। ऐसे 3 महीने का एक एक बार स्टेटमेंट निकालना आपका क्या कहलाता है, क्वार्टरली कहलाता है। और क्वार्टरली के बाद इसमें दे रहा था क्या, मंथली। तो मंथली तो सबको पता है ना, मंथली तो सबको पता है क्या होता है मंथली, जो आपको पर मंथ देना हो। और ईयरली जो आपको एक साल में एक बार आपको क्या करना हो, स्टेटमेंट निकालना हो, वो आपका क्या कहलाएगा। तो ये समझा रहे अकाउंटिंग पीरियड ना। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहेंगे, कि जिस समय अवधि के बीच में आपको स्टेटमेंट तैयार करना हो वही आपका क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग पीरियड। और ये अकाउंटिंग पीरियड 3 टाइप के होते हैं, पहला मंथली या तो निकाल सकते हैं, या तो क्वार्टरली निकाल सकते हैं, या तो ईयरली निकाल सकते हैं। क्लियर सबको ना। और उसका जाएंगे तो आपको दिखाई देगा चार्ट्स ऑफ अकाउंट। चार्ट्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है, कि जहां पे आप किसी पार्टिकुलर एक का लेकर के और सारा वहां पे स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जैसे कह रहा है, ऐसे सभी अकाउंट्स का समूह जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट्स ऑफ अकाउंट कहलाता है। कि हमारे पास और हम बिजनेस करेंगे ना, बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन किसी पार्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक कंपनी का स्टेटमेंट यदि हमको तैयार करना हो, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, चार्ट्स ऑफ। यानी कि जो हम स्टेटमेंट्स निकालेंगे ना, ये हमारा क्या करेगा, चार्ट्स ऑफ अकाउंट। कि हमारे पास कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन उसमें से हमने किसी एक पार्टिकुलर का निकाला, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, चार्ट्स ऑफ अकाउंट। और चार्ट्स ऑफ अकाउंट के बाद से कह रहा है क्या, एंटिटी। एंटिटी क्या होता है, तो एंटिटी कह रहा है, एंटिटी एक पर्सन, पार्टनरशिप, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जिसका एक लीगल सेपरेट फिर एक्सटेंस यानी कि क्या हो, अस्तित्व मौजूद हो। जैसे दिया है राजेश ज्वेलर्स, फिर दिया है क्या, रिद्धि ट्रेडर्स प्राइवेट। अब एक चीज ध्यान दीजिए बिजनेस में, कि एंटिटी का होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंटिटी का मतलब क्या, उसका अस्तित्व। और जब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं, तो उस बिजनेस का कोई ना कोई अस्तित्व होगा ना, कोई ना कोई नाम तो होगा ना, वही आपका क्या कहलाएगा, एंटिटी। जैसे हम ये कहें, उदाहरण के लिए दिया है इसमें क्या, राजेश ज्वेलर्स। तो राजेश ज्वेलर्स का क्या है, एंटिटी है, उसका एक अस्तित्व है, उसके नाम से आप लोग देखेंगे कि नाम से उसका अस्तित्व होता है। आया समझे ना। अगर जो कोई बिल्कुल क्या हो, कोई खराब सामान बेचता हो, रफ सामान बेचता हो, और वो रफ सामान उसका नाम क्या हो चुका हो, खराब हो चुका हो, और उसी नाम से उसके बगल में कोई और दूसरा बिजनेस खुला जाएगा ना, तो वो भी नहीं चलने वाला, क्योंकि उसका आइडेंटिटी पहले ही क्या है, रद्द हो चुका है, वो सही चलने वाला नहीं है। लेकिन वही बिजनेस यदि किसी दूसरे एंटिटी के नाम से खोला जाएगा, जो ब्रांड हो पहले से उसके नाम से खोला है, तो एंटिटी वहां पे क्या होगा, चलने लगेगा। अरे समझे ना। जैसे इसमें आप लोग देख रहे होंगे, सबसे अगर जो देखा जाए तो टाटा, बिरला, ये सारी कंपनियां हैं ना, इनका क्या है, एंटिटी है, इनका एक नाम ही काफी है। आ रहा है समझे ना। तो वही क्या होता है, किसी भी बिजनेस का एक एंटिटी होता है, एक अस्तित्व होता है, यानी कि जिनका अस्तित्व मौजूद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। इतना क्लियर सबको ना। यदि पूछा जाए एंटिटी क्या है, हम ये कहें किसी बिजनेस का एक ऐसा अस्तित्व हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटिटी। जैसे उदाहरण के लिए राजेश ज्वेलर्स दिया है, रिद्धि क्या दिया, ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड दिया है। और नहीं बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं कि उस बिजनेस का कोई न कोई नाम हो, वही आपका क्या है, एंटिटी। फिर अगला क्या रहेगा, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, कह रहा है, दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाला लेन देन। बिजनेस एंटिटी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि दो बिजनेस यानी कि किसी, जैसे यही नाम ले लें, राजेश ज्वेलर्स और रिद्धि ट्रेडर्स के बीच होने वाले लेन देन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजेक्शन। और एक चीज ध्यान दीजिए, कोई एक व्यक्ति अगर जो चाहे ट्रांजेक्शन कर पाना, तो अकेले ट्रांजेक्शन करना मुश्किल बहुत ज्यादा। अकेले ट्रांजेक्शन हो पाएगा, उसके लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना क्या है, जरूरी है। हम ये कहें, क्या दो अकाउंट, आपके पास 2 बैंक अकाउंट है और किसी जाएंगे खरीदने के लिए, किससे खरीदेंगे, जब आपके पास 2 ही बैंक अकाउंट। हाँ, अरे समझे ना। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, कि आप किसी सामान खरीदिए, किसी से बेचिए, उसके लिए 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। जैसे अगर जो आप क्या करेंगे, किसी से सामान खरीदते हैं, क्या करते हैं, किसी सामान को जो परचेज करते हैं, तो परचेज करते समय आपने कितने व्यक्तियों को इन्वॉल्व किया, पहला तो आपका सप्लायर,
पहला क्या हुआ, सप्लायर, और दूसरा तो आप खुद हुए, सेल। आ रहा है समझ में ना। और उसके बाद से यदि आप कोई सामान सेल करते हैं तो भी दो लोग इन्वॉल्व हुए, पहले तो आप खुद हुए और दूसरा आपका क्या हुआ, आ रहा है समझ में ना। यानी कि पहला अगर जो आप खरीदे हैं, परचेज किए हैं, तो भी आप दो दो लोग इन्वॉल्व हुए, और यदि आप सेल किए हैं तो भी दो लोग इन्वॉल्व हुए। तो इन दोनों के बीच में जो भी लेन देन होता है ना, उसी लेन देन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन। फिर कह रहा है आगे, ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू हो और जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच के इन्वॉल्व, कि और जो दो बिजनेस अगर जो इन्वॉल्व होंगे तभी हो पाएगा, किसी एक बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। कि क्या हम अपने बिजनेस में खुद ही सामान खरीदेंगे और खुद ही बेचेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। उसके लिए हमको क्या करना होगा, अपने सप्लायर और अपने कस्टमर का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें दो लोग क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। और फिर आगे कह रहा है क्या, जैसे परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स का मतलब क्या होगा कि आप गुड्स को खरीदे, या पैसा रिसिप्ट ऑफ मनी, पैसा रिसीव हुआ। फिर कह रहा पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स आदि। परचेज ऑफ गुड्स, यदि आप गुड्स खरीदते हैं तो किसी दूसरे से ही खरीदेंगे ना, आप गुड्स खरीदेंगे तो किसी दूसरे से ही खरीदेंगे। फिर कह रहा रिसीव ऑफ मनी, किस पैसा आप लेंगे, रिसीव करेंगे तो किसी दूसरे से ही लेंगे ना, आप खुद से तो लेंगे नहीं। फिर आगे कह रहा है क्या, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब आपका सप्लायर, कि आपने अपने सप्लायर से कितने का सामान खरीदा है और वो आप पैसा देंगे, तो जब कोई दूसरा उसमें इन्वॉल्व होगा तभी तो दे पाएंगे ना। और यदि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो क्या उसको आप पैसा दे पाएंगे। फिर आगे कह रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो सकता है। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब हो जाएगा नगद, और उसके बाद से क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब हो जाएगा क्या, उधार। यदि आप क्या कर रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, कैश पैसा दे दी, वो आपका नगद हो गया। आपने क्या किया, क्रेडिट ले लिया, क्रेडिट का मतलब क्या हो जाएगा, उधार। यही दोनों कंडीशन होता है ना, या तो आप बैंक से पेमेंट कर दीजिए या तो आप कैश से पेमेंट कर दीजिए, वो आपका क्या हो गया। लेकिन आप क्रेडिट बेस के लिए, कि आपने पैसा नहीं दिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उधारी बेस हो जाएगा। इतना क्लियर सबको ना। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा आपको दो ही बेस ही आएगा, या तो कैश या बैंक आएगा, या तो क्रेडिट बेस आएगा। आ रहा समझे ना, कि कोई गुड्स खरीदे, उसका हमने पैसा दे दिया तो वो कैश बेस हो गया। और यदि हम कोई सामान खरीदे, पैसा नहीं दिए, कुछ दिन का टाइम लेकर हम पेमेंट करना चाहते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट बेस। इतना क्लियर है। और फिर आगे जाए तो दे रहा है क्या, एसेट्स। एसेट्स किसे कहते हैं, तो जो हम पहले दिन से आपको बताएं कि एसेट्स किसे कहेंगे, कह रहा वे वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जो अस्थाई या अस्थायी रूप से बिजनेस को चलाने में मदद करती है। चाहे वो अस्थायी रूप से हो, यानी कि परमानेंट बेस पे हो, या अस्थायी रूप से हो, वो आपके बिजनेस को चलाने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। वो क्या कहलाती हैं, एसेट्स कहलाती हैं। फिर आगे कह रहा है, एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इकोनॉमिक होते हैं जिसे मनी के रूप में मेजर किया जा सकता है, जैसे भवन, कंप्यूटर, कैश आदि। यानी कि यदि आप कोई, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी है ना, और आप उसमें किसी एसेट्स को रखे हैं, जैसे दिया भवन यानी कि बिल्डिंग, कंप्यूटर और कैश, ये सभी आपके क्या है, एसेट्स। अगर जो देखा जाए तो अगर जो आपके पास बिल्डिंग है, कोई मकान में आप रह रहे हैं, तभी तो आप अपना कर पाएंगे ना बिजनेस। कि आप बाहर रोड पे बैठ के बिजनेस करेंगे, नहीं हो पाएगा ना। होगा, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं भवन चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आपका क्या है, भवन। फिर कह रहा है क्या, कंप्यूटर। और हम ये कहें हमको यहाँ पे अपना बिजनेस चलाना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर। और जो कोई बिजनेस है और उसको सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो क्या है, कैश। क्या है, कोई भी बिजनेस हो, चाहे कोई छोटा बिजनेस हो या कोई बड़ा बिजनेस हो, उसमें यदि सबसे ज्यादा जरूरी है तो क्या है, कि जब तक आप अपने बिजनेस में कैश पैसा नहीं लगाएंगे तब तक आप अपने बिजनेस को नहीं चलाएंगे। फिर आगे कह रहा क्या, एसेट्स को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन, तो पहला कह रहा फिक्स एसेट्स, और उसके बाद से दूसरा करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स देखिए, कह रहा जैसे ऐसे एसेट्स जिसको किसी बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स कहते हैं। यानी कि ऐसे बिजनेस की वस्तुएं जो लंबे समय तक, यानी कि कम से कम
एक साल के और 1 साल से अधिक यूज किया जा रहा हो, वो आपका क्या है, फिक्स एसेट। जैसे दिया है क्या, कह रहा है लैंड, भूमि हो गया, बिल्डिंग आपका भवन हो गया, मशीनरी, प्लांट्स, फर्नीचर एंड फीचर्स, यानी कि आपके जितने भी फर्नीचर के सामान आ गए, जितने भी आपके मशीनरी आ गए, आपका कोई भूमि आ गया और आपका कोई भवन आ गया, तो क्या ये आपका 1-2 दिन में खत्म होने वाले हैं? ये आपके बिजनेस में क्या करेंगे, लंबे समय तक चलेंगे, जब तक उसकी आयु रहेगी। आ रहा समझे ना। और फिर कह रहा है क्या, करंट एसेट, कह रहा है ऐसे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो, जैसे डेप्टर्स यानी कि कस्टमर। फिर कह रहा है स्टॉक, बिल रिसीवेबल, कैश या बैंक बैलेंस आदि। समझिए, ये तो समझ आ रहा है ना। शॉर्ट टर्म बेसिस, शॉर्ट मतलब क्या हुआ, कम समय के लिए, शॉर्ट मतलब क्या हुआ, कम समय के लिए। अब कम समय के लिए वो जैसे डेप्टर्स, डेप्टर्स का मतलब क्या हुआ, कस्टमर। अब एक बात बताइए, कस्टमर हमारे पास आ जाया, सामान खरीदा, हो सकता है अगले दिन आएगा, हो सकता है नहीं भी आएगा। अरे समझे ना, हमारा बिजनेस यहाँ का है और कोई दिल्ली का कस्टमर यहाँ कुछ काम करने के लिए आया था, मेरे पास आया, सामान खरीदा और चला गया। क्या वो हमेशा के लिए आया था? शॉर्ट टाइम के लिए आया, सामान खरीदा और चला गया। वो आपका क्या है, करंट एसेट्स। एसेट्स है, कस्टमर नहीं रहता आपका बिजनेस नहीं चलेगा, ये ध्यान में रहे। अरे समझे ना, कस्टमर भी आपका एसेट्स है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए। और फिर आगे कह रहा है क्या, स्टॉक। स्टॉक का मतलब कि जो आप सामान का लेन देन कर रहे हैं, आपके बिजनेस में जो सामान रखा गया है, वो आपका क्या है, स्टॉक। अगर जो हम मार्कर पेन का सेल कर रहे हैं ना, मेरे पास मार्कर पेन है, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं सामान खरीदने, और यदि नहीं होता है तो वहां पे आपको एक ही जवाब मिलता है कि मेरे स्टॉक में नहीं है। आ रहा समझे ना। वो स्टॉक अब हम मार्कर पेन आज 10 खरीद के लाए और पता चले कल 10 सेल हो गए, क्या वो फिक्स एसेट्स में आएगा, करंट एसेट्स में आएगा। एसेट्स तो है कि अगर ये नहीं रहे तो हम क्या बेचेंगे, क्या खरीदेंगे। बिजनेस को चलाने के लिए एसेट्स ही है ना। और एसेट्स है क्या, ये फिक्स एसेट्स है, क्योंकि हम आज गए खरीद के लेके आए और पता चले आज ही किसी को जरूरत आया, मेरे पास खरीद के लेके चला गया, क्या वो 1 साल तक रहा, शॉर्ट टाइम के लिए रहा, तो आपका क्या हुआ, करंट। फिर कह रहा है क्या, बिल रिसीवल। बिल रिसीवल का मतलब क्या, किसी से पैसा रिसीव करना, क्या करना हो, किसी से पैसा रिसीव करना। जैसे अगर जो आपसे हमको पैसा पाना है, तो आप एक दिन आएंगे, पैसा दे के चले जाएंगे, तो क्या हम आपसे हर महीने पैसा लेते रहेंगे, हर साल पैसा लेते रहेंगे? ऐसा नहीं है ना। वो भी आपका क्या है, करंट एसेट्स है। फिर कह रहा है कैश। अब पता चले कि आज शाम तक मेरे बिजनेस में पैसा था 10,000, कल हम गए कोई सामान खरीद लिए, मेरे पास बच गया 5,000। अरे समझे ना, अगले दिन और सामान खरीद लिया, वो भी 5,000 खत्म, यानी कि मेरे पास कितना पैसा बचा। अगले दिन हमने 5,000 का सेल कर दिया, फिर मेरे मेरे पास 5,000 आ गया। वो पैसा क्या हो रहा है, कम ज्यादा कम ज्यादा, वो भी आपका क्या है, करंट एसेट। और चाहे बैंक बैलेंस, बैंक में इस समय पैसा है, हो सकता है कल नहीं रहेगा, तो ये आपका क्या है, करंट एसेट। यानी कि जो लंबे समय तक यूज न किए जा सके, जो शॉर्ट टाइम के लिए, वो आपका क्या है, हाँ, जो आए और चला जाए, वो आपका क्या है, करंट एसेट्स। और जो लंबे समय तक आपके बिजनेस में इन्वॉल्व रहे, वो आपका क्या है, फिक्स एसेट। ये है सबको यहाँ तक ना। तो ये 8 पॉइंट तक जो हम आपको बताए हैं एसेट्स, यहाँ तक सबको क्लियर है ना, हो जाएगा जी, कोई दिक्कत इसमें? एसेट्स वाले एक बार और बताना पड़ेगा। हम्म, चलो देख लो एसेट्स वाला, यही बताया ना कि एसेट्स वे सभी वस्तुएं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से व्यापार को चलाने में क्या करती है, मदद करती है। कि ऐसी वस्तुएं हो जो व्यापार को चाहे अस्थायी रूप से यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चलाने में मदद करती है, वो क्या कहलाती है, एसेट्स। अब कह रहा है एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिसे मनी के रूप में मेजर किया जा सकता है। कि जो भी इकोनॉमिक उसके होते हैं, एक ऐसे रिसोर्स प्रदान करते हैं कि जो क्या कर सकते हैं, मनी को रिसोर्स कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि आपके पास इतने क्या है, मनी है, इतने आपके पास एसेट्स हैं। फिर क्या, जैसे क्या हो जाएगा, भवन, कंप्यूटर और कैश। और इस एसेट्स को 2 भागों में बांटा गया, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स क्या है,
जो लंबे समय तक है, और करंट एसेट्स क्या है, जो शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे फिक्स एसेट्स का उदाहरण दिया है, लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर एंड। यदि हम डेस्क और बेंच अपने बिजनेस में लिए तो क्या ये 1-2 महीने के लिए खत्म हो जाएगा? लंबे समय तक यूज होगा ना। बिल्डिंग है, कोई भवन है, तो क्या 1-2 दिन में बेच देंगे हम उसको? लंबे समय तक यूज होगा कि नहीं होगा? तो ये आपका क्या कहलाएगा, फिक्स। और करंट एसेट्स क्या है, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया आपका, फिर क्या है, स्टॉक हुआ, बिल रिसीवल हुआ, ये आपके सभी किसमें आएंगे, करंट एसेट्स। ये क्लियर सबको ना? तो आप सभी लोग ये 8 तक पढ़ के आइएगा, 8 पॉइंट तक। बाकी आगे हम आपको बताएंगे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी से आगे बताएंगे। क्लियर सबको ना? और सबसे पहले पहले पूछेंगे हाँ आप ये बताइए, सबको बताना, जो नहीं बताएगा आपको ये नहीं कहेगा नहीं अभी सावन चल रहा है। तो आज आप लोग इतना पढ़ के आइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।